Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. So हम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ कर रहे थे जिसमें हमने डिसाइड किया था कि हम लक्ष्मीकांत बुक पूरी कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर वाइज. ठीक है, तो हमने इसमें 4 चैप्टर्स कर लिए हैं. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. तो इसकी 4 वीडियोस आ चुकी है. ठीक है, आज हम इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट शुरू करने वाले हैं. ठीक है, ये पॉलिटी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, और कोई भी एग्ज़ाम देख लो आप, उसमें से फंडामेंटल राइट्स में से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आज हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो पहले हम पीछे क्या है जो कर चुके हैं उसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. सो पार्ट 1 में हमने जैसे देखा था, पार्ट 1 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आई टोल्ड यू कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. ठीक है, तो जो पार्ट 1 था वो था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. ठीक है, आर्टिकल 1 to 4. पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, आर्टिकल 5 to 11. ठीक है, सो जो सिटीजनशिप है वो अभी हमने नहीं किया है. ठीक है, वो अब हम क्योंकि उसमें से इतने क्वेश्चन नहीं आते और काफ़ी फैक्चुअल चैप्टर है वो, बहुत कुछ लर्न करना होता है उसमें कि इस डेट से पहले आए तो ये वो. ठीक है, तो वो हम बाद में करेंगे. और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 to 35. ठीक है, सो आपको याद रखना है पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 to 35. ठीक है, सो कितने फंडामेंटल राइट्स हैं आज की डेट में? 6 फंडामेंटल राइट्स है. वो कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. ठीक है, सो कितने फंडामेंटल राइट्स है? बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. और जो राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31, वो भी ओरिजिनली इट वाज आल्सो अ फंडामेंटल राइट, बट लेटर ऑन इसको डिलीट कर दिया गया और अब राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है बट फंडामेंटल राइट नहीं है. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड. तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स है. दीज आर हमने जैसे देखा था कि प्रियम्बल की जो इंस्पिरेशन है वो यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, बिकॉज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू इंसर्ट प्रियम्बल. ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स की इंस्पिरेशन हमने किससे ली है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से. यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उनको बिल ऑफ राइट्स नेम है. और फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है. इसका मतलब क्या है कि इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, सो यू कैन मूव टू दी कोर्ट्स. ठीक है, दीज आर गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं. ठीक है, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं. उसी तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं. ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा. मूविंग अहेड. ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है वो बेसिकली नेगेटिव है इन नेचर में. ठीक है, नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ये राइट सही नहीं है, ये नेगेटिव कैरेक्टर के है. ठीक है, नेगेटिव इन द सेंस कि दे पुट लिमिटेशंस. ठीक है, लिमिटेशंस पुट करते हैं ऑन दी एग्जीक्यूटिव. ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट है तो वो कुछ भी करेंगे. ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी लॉ लाएंगे, कोई भी आर्बिट्रेरी ऑर्डिनेंस पास करेंगे, आर्बिट्रेरी रूल बनाएंगे. ठीक है, सो दीज फंडामेंटल राइट्स आर पुट limitations on the power of the government. ठीक है, सो limitations on tyranny of the executive and arbitrary laws. ठीक है, सो अब हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 12 to 35. सो हम अब हर एक आर्टिकल को 1 by 1 पढ़ते चलेंगे और आपको हर एक आर्टिकल लर्न भी रखते चलना है. ठीक है, जो एसएससी और ऐसे एग्जाम्स होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता. आपको सिंपल पूछ लेंगे राइट टू इक्वालिटी कौन सा आर्टिकल है. ठीक है, डिटेल में नहीं पूछा जाता. बट अगर आप यूपीएससी या सीडीएस ऐसे एग्जाम्स दे रहे हो जहाँ पे थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, सो उस केस में फिर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एक्सेप्शंस एंड एवरीथिंग. ठीक है, सो आर्टिकल 12 क्या है? बेसिकली आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है. ठीक है, सो जो फंडामेंटल राइट्स है ये स्टेट पर लिमिटेशंस पुट कर रहे हैं. तो स्टेट में क्या क्या आता है? सो आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है. तो स्टेट में क्या क्या आता है? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन एंड स्टेट. मैंने लास्ट वीडियो में आपको लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की मीनिंग बताया था. तो हमारे यूनियन जो सेंट्रल लेवल पे और जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है उसके दोनों एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन स्टेट में आते हैं. ऑल लोकल अथॉरिटीज़ यानी कि जो म्यूनिसपैलिटी है, ठीक है, जो भी लोकल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो सब. ऑल अदर अथॉरिटीज, चाहे स्टैट्यूटरी है चाहे नॉन स्टैट्यूटरी है. स्टैट्यूटरी वो होते हैं जो किसी लॉ से बने, लॉ आई है उस वजह से वो बने हैं. जैसे कि बैंक बोर्ड ब्यूरो, तो कोई लॉ आता है उसमें ऐसा होता है, उसमें
प्रोविजन होता है कि हाँ ये बॉडी बनाई जाए, ठीक है, इस पर्टिकुलर काम के लिए। और कुछ है नॉन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे कि ONGC, LIC, सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। सो ये सारे, और एनी प्राइवेट बॉडी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, या कोई प्राइवेट बॉडी है जो एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट कर रही है। बहुत सारे जो काम है जो स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो प्राइवेट बॉडीज को भी देती है, ठीक है। सो तो कोई भी मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी अथॉरिटी है, अगर उसके पीछे मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड अथॉरिटी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो स्टेट के उसमें आएगा, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या है, जुडिशियल रिव्यू का वो है, ठीक है, कि कोई भी जो लॉ है वो पास होगी तो ऑफ कोर्स उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, ठीक है। सो जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, ये हम आगे देखेंगे तो आपको और डिटेल में समझ आएगा, ठीक है। अब लॉज में क्या क्या आता है। सो लॉज में हर एक लॉ जो कि इनेक्ट करी गई है पार्लियामेंट के द्वारा, इनेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो स्टेट की असेंबली होती है, विधानसभा जिसको हिंदी में बोलते हैं। ऑल द ऑर्डिनेंसेज इशूड बाय प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, कस्टम और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, मतलब कोई भी चीज, इवन दो कोई रूल या किसी चीज़ की गाइडलाइंस, कोई भी चीज़ अगर सिटीजन्स को फॉलो करने के लिए कही जाती है और उसके पीछे फोर्स ऑफ लॉ है, सो ऑफ कोर्स दे मस्ट, वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करना चाहिए वो लॉ को, नहीं तो उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। सो केशवानंद भारती केस में क्या कहा जाता है, ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी, आपको इसके बारे में याद रखना है। इनफैक्ट किस ईयर में ये आई जजमेंट वो भी आपको याद रखना है। सो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में, ठीक है। इस जजमेंट में क्या कहा जाता है, इस जजमेंट में क्या कहा जाता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बट कैन नॉट अमेंड बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी चीज को अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग द प्रियम्बल, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, बट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक फीचर मतलब रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर है। बेसिक फीचर की कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ ये प्रोविजन बेसिक फीचर में आते हैं। ये केस बाय केस सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट है, जुडिशरी है, वो डिसाइड करते हैं कि ये हमारे बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब आ जाते हैं आर्टिकल 14 पे, यहाँ से हमारे फंडामेंटल राइट एक्चुअल में शुरू होते हैं। सो आर्टिकल 14 क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। सो सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी जो आता है उसके अंडर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18, ठीक है। सो आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी के अंडर है ये आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश ओरिजिन का है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिकन ओरिजिन का है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, सब लॉ की नजरों में सब समान है, ठीक है। दैट एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज टू एनीवन। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, कि दो लोग हैं वो अगर सिमिलर सिचुएशन पे है, ठीक है, तो उनको सिमिलरली ट्रीट करा जाना चाहिए, ठीक है। अगर सिमिलर पोजीशन पे है उनको सिमिलरली ट्रीट करा जाना चाहिए। दैट लाइक पीपल शुड बी ट्रीटेड अलाइक, एक ही तरीके से ट्रीट करें उनको। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये एब्सेंस की बात करें कि भाई देखो किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, तो ये लिमिटेशन पुट कर रहा है, तो ये नेगेटिव कंसेप्ट है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये क्या कर रहा है कि इक्वल इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हालांकि दोनों एक अच्छे कॉज के लिए अच्छे कॉज की बात कर रहे हैं, ठीक है, आइडिया दोनों का पॉजिटिव है, बट लिमिटेशन पुट कर रहा है तो हम उस चीज को नेगेटिव बोलते हैं, एंड लिमिटेशन नहीं पुट कर रहा है तो उस चीज को पॉजिटिव, ठीक है। बट ये आर्टिकल अलाउ करता है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम, ठीक है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं लोगों की। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल ऑफ लॉ इज अ बेसिक फीचर एंड कैन नॉट बी अमेंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, की लॉ का रूल चलेगा देश में, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी एक लीडर आके अपनी तानाशाही चलाए, ठीक है। इंडिया में कानून का जो रूल चलता है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है जो चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आर्टिकल 14 की कुछ एक्सेप्शन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो एक्सेप्शन है वो है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को। तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को, क्योंकि वो उस पोजीशन पे है, वो पोजीशन की वजह से, उस ओहदे की वजह से उनको कुछ इम्यूनिटीज मिलती है। वो इम्यूनिटीज क्या है, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट
फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, कि वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में अपनी ऑफिस की ड्यूटीज परफॉर्म करते वक्त कुछ भी करते हैं तो वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होते। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन, उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ नहीं की जा सकती ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, नो अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट, उनको उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनको जेल नहीं भेजा जा सकता ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। एंड नो सिविल प्रोसीडिंग्स, एंड इवन सिविल प्रोसीडिंग्स भी उनके अगेंस्ट नहीं की जा सकती अंटिल 2 मंथ नोटिस। ठीक है, अगर सिविल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट करनी है तो उससे पहले उनको 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। इसको मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ इस टेबल के थ्रू। ठीक है, क्या क्या इम्यूनिटीज मिलती है। सो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की 2 चीजें होती, किसी भी व्यक्ति की 2 चीज होती है, एक तो ऑफिशियल कैपेसिटी और एक पर्सनल कैपेसिटी। ऑफिशियल कैपेसिटी में उनको सिविल एंड क्रिमिनल दोनों केसेस में एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिलती है दोनों को, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। मतलब ये वाला जो पॉइंट हमने देखा था कि दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ देयर ऑफिस। ठीक है, तो ये आंसरेबल नहीं है। तो मतलब ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ करते हैं तो चाहे सिविल नेचर का हो चाहे क्रिमिनल नेचर का हो, उनको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिलती है। बट अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मान लो उन्होंने कुछ किया है तो उस केस में क्या होगा, अगर सिविल केस है तो उसमें उनको पहले 2 मंथ का नोटिस दिया जाएगा, दोनों को, प्रेसिडेंट को भी एंड गवर्नर को भी। एंड क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस, ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। इसका मतलब कई लोग ऐसे समझेंगे कि गवर्नर और प्रेसिडेंट कुछ भी करेंगे। ठीक है, नहीं, क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट को हटाया भी तो जा सकता है। ठीक है, अगर मान लो ऐसा कुछ गलत कर देते हैं, कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो सकता है। ठीक है, सो मूविंग अहेड, पब्लिकेशन ऑफ ट्रू रिपोर्ट। कोई भी पर्सन है, अगर कोई भी इवेंट होता है उसकी ट्रू रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कितनी सारी रिपोर्ट्स आती है। ठीक है, लेकिन कोई पर्सन है किसी भी इवेंट की ट्रू रिपोर्ट पब्लिश करता है तो उसको उसके लिए पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, कंडीशन है उसकी वो कोई ऐसी कोई सीक्रेट मीटिंग की जो कि जिसकी इन्फॉर्मेशन रिवील करना, डिफ्यूज करना फॉरबिडन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी कोई मीटिंग होती है उसकी इन्फॉर्मेशन डिफ्यूज कर देता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो नहीं कर सकते हैं। बट अगर कोई ट्रू इवेंट की रिपोर्ट सामने रखते हैं, ठीक है, जर्नलिस्ट का तो काम ही यही होता है, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं जाके और फिर जो भी हालात होते हैं वो बताते हैं। ठीक है, एमपी एंड एमएलएस। ठीक है, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं। तो अगर वो लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी वोट देते हैं, किसी भी अपना मत देते हैं या कुछ भी अपना ओपिनियन प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए दे विल उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती। ठीक है, दूसरा जो एक्सेप्शन है वो ये है आर्टिकल 31C। ये आर्टिकल 31C आर्टिकल 14 की एक्सेप्शन है। इसका मतलब क्या है कि व्हेन आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। आर्टिकल 31C में ऐसा क्या लिखा है, आर्टिकल 31C में ऐसा लिखा है कि कोई भी लॉ आती है जो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाई जाती है, तो वो लॉ अगर आर्टिकल 14 का वायलेशन करती भी है तो उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C में ऐसी क्या महत्वपूर्ण बात लिखी है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे। लेकिन इसमें यही है कि ये प्रोविजंस ऐसे हैं कि अगर एक व्यक्ति के पास, सारी सोसाइटी की या कम्युनिटी की एक व्यक्ति के पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, ठीक है, अगर उसको वो चीज सबके पास हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो एक तरीके से, अगर वो चीज के लिए अगर लॉ लेके आते हैं और अगर वो आर्टिकल 14 को वायलेट भी करती है तो उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि वेयर आर्टिकल 31 क्लॉज C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। ठीक है, और फॉरेन रूलर्स, डिप्लोमेट्स एंड एम्बेसडर्स को सिविल एंड क्रिमिनल इम्यूनिटीज मिलती है। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसकी जो एजेंसीज हैं उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, सो ये आर्टिकल 14 का एक्सेप्शंस था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या बोलता है, आर्टिकल 15, ठीक है, सो आर्टिकल 15 में बेसिकली क्या है, आर्टिकल 15 क्या बोलता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब ये जो
5 चीज़ें लिखी गई है, सिर्फ और सिर्फ इनके आधार पर स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन दिया जाता है तो वो तो कास्ट के बेसिस पे ही दिया जाता है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है फिर? तो वो सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं दिया जाता, उसके साथ साथ में और भी कारण है रिजर्वेशन देने के, ठीक है। तो ओनली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो यहाँ यूज किया गया है। ओनली का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इनके बेसिस पे नहीं दे सकता, बट इनके साथ में अगर कोई और क्राइटेरिया भी है, ठीक है। सोल क्राइटेरिया ये नहीं हो सकता, या इनमें से कोई एक, या इनमें से एक से ज्यादा, सिर्फ सोल क्राइटेरिया वो नहीं हो सकता, बट इनके साथ में अगर कोई और क्राइटेरिया भी है, ठीक है, रीजनेबल क्राइटेरिया, तो उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और ये है आर्टिकल 15 क्लॉज 1, ठीक है। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या है? दैट नो सिटीजन shall on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels, places of public entertainment or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of resort maintained wholly or partly out of state funds और डेडिकेटेड टू यूज ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है। सो ये जो प्रोविजन है ये बेसिकली स्टेट को लिमिट करता है कि स्टेट इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। और जो सेकंड प्रोविजन है ये स्टेट, सिटीजन और स्टेट दोनों को, कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पे जो SC STs होते हैं उनको कोई चीज़ नहीं यूज़ करने दी जाती, कोई टैंक यूज़ नहीं करने दिया जाता, उनका टैंक अलग होता है, ठीक है। तो वो सब करना कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड नहीं है, ठीक है। जस्ट बिकॉज कोई पर्सन किसी कास्ट से बिलोंग करता है, ठीक है, तो उस आधार पे नहीं दिया जा सकता। बट मान लो कोई किसी कास्ट का तो है, लेकिन उसके साथ में मान लो उसको कोई ऐसी डिजीज़ है, ठीक है, ऐसी कोई बीमारी है जो फैल सकती है, ठीक है। सो अगर उस केस में उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है या उसके लिए कोई चीज़ अलग से रखी जाती है, उसको जो कम्युनिटी का जो सोर्स है उसको नहीं यूज किया जाता, देन दैट इज फाइन, क्योंकि उसका सिर्फ कास्ट के बेसिस पे उसके साथ में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा, ठीक है। सो ये आर्टिकल 15 है, ठीक है। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, बट ठीक है, इट डज नॉट लिमिट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। वुमेन एंड चिल्ड्रन की एडवांसमेंट के लिए, ठीक है, स्टेट प्रोविजन्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पब्लिक जो वैकेंसीज भी निकलती है तो वहाँ पे वुमेन को फीस नहीं देनी होती, ठीक है। और जनरल इन वुमेन सारी जैसे UPSC के एग्जाम होता है उसमें वुमेन की फीस नहीं लगती, ठीक है। इट डज नॉट लिमिट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और SC STs। इट डज नॉट लिमिट, दिस आर्टिकल 15 डज नॉट लिमिट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और SC STs इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो एडेड है चाहे वो अनएडेड है, ठीक है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6A क्या बोलता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आपको पता ही है 103rd अमेंडमेंट एक्ट से 10% रिजर्वेशन आर्थिक तौर पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। ये है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में और ये है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6B, ठीक है। सो ये इसकी एक्सेप्शन, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको सेम अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और किसी के भी साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, ओनली का याद रखना आप कि सिर्फ और सिर्फ इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, बट इनके साथ साथ में कोई और भी कारण है, कोई रीजनेबल कारण है तो डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। ये सारे क्या कारण है? रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डिसेंट। यहाँ पे देखो डिसेंट नहीं था आर्टिकल 15 में, लेकिन यहाँ पे डिसेंट है, ठीक है। तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 क्या बोलता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए रेसिडेंस को रिक्वायरमेंट बना सकता है कि ये एम्प्लॉयमेंट सिर्फ यहाँ के निवासी ही दे सकते हैं, बट ये जो प्रोविजन है ये सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट के लिए है आज की डेट में। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड, ठीक है। तो जो बैकवर्ड क्लासेस है उनकी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी एम्प्लॉयमेंट में, तो उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है, वो आर्टिकल 16 को वायलेट नहीं करेगा। रिजर्वेशन इन प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी फॉर SC एंड STs, सो नॉट एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे रिजर्वेशन नहीं मिलता, इनफैक्ट इन प्रमोशंस में भी SC STs को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये चीज़ है, ये इंट्रोड्यूस करी गई है 77th अमेंडमेंट एक्ट 1993
1975, ठीक है। सो आप सिर्फ एक्ट याद रखना कि कौन से एक्ट से रिजर्वेशन इन प्रमोशंस दिया जाता है, एससी और एसटीज को दिया जाता है, सिर्फ ओबीसीज को नहीं, ठीक है। एंड आर्टिकल 16 सब क्लोज 4B क्या बोलता है, बैकलॉग वैकेंसीज का, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 सीट्स 100 वैकेंसी आती है किसी चीज़ की, उसमें मान लो ओबीसी की 30 वैकेंसी है, ठीक है। मान लो इस साल इतने बच्चे क्वालिफाई नहीं करते और 10 सीटें खाली रह जाती है, तो ये 10 सीटें पे बाकी कैटेगरीज के बच्चे को क्वालिफाई नहीं करेंगे, कि 10 सीटें आने वाले जो अगले साल की वैकेंसी है उनमें उनको मतलब फॉरवर्ड कर दी जाएगी, कैरी फॉरवर्ड रूल, ठीक है। सो बैकलॉग वैकेंसी इनको, और फिर नेक्स्ट ईयर उनको एज ए सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ आई है 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 से, ठीक है। नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आर्टिकल 16 सब क्लोज 5 क्या है, 5 क्या है, इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन, ठीक है। कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है, वो अपना लीडर खुद अपनी जो अपने जो डिनोमिनेशन के मेंबर में से कोई किसी को चूज कर सकते हैं। उन पे ऐसा नहीं होता है कि वो भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करे, कि वो भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना करे, ठीक है। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 क्या बोलता है, EWS के लिए है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के एडवांसमेंट के लिए भी प्रोविजन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 से ये प्रोविजन ऐड हुआ। नाउ मूविंग अहेड टू आर्टिकल 17, ठीक है। ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो जिन लोग कई लोगों को अछूत माना जाता है और उनके साथ में सोसाइटी में बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो ये क्या कहता है, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करते हैं, ठीक है। अनटचेबिलिटी को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन अनटचेबिलिटी का मतलब ये है कि किसी भी जस्ट बिकॉज किसी व्यक्ति का किसी भी कास्ट में या किसी रिलीजन में उसके जन्म मात्र से उसको अछूत नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। सिर्फ उसका बर्थ के बेसिस पे, ठीक है, उसको अछूत नहीं माना जा सकता, वो गलत है, ठीक है। आर्टिकल 18 क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे आप पहले के ज़माने में देखते थे राजा ऐसे टाइटल्स होते थे, तो अब वैसे टाइटल्स नहीं है, ठीक है। सो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबॉलिश करते हैं टाइटल्स को आर्टिकल 18। प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल प्रेजेंट्स एंड एम्यूलमेंट्स, ठीक है। सो कोई भी स्टेट खुद भी नहीं कर सकते कि ये यहाँ के इनको राजा बना देते हैं, ऐसे टाइटल्स स्टेट खुद भी नहीं देते, ठीक है। लेकिन पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न ये टाइटल्स दिए जाते हैं, बट ये मेरिट के आधार पे दिए जाते हैं, ठीक है, बर्थ के आधार पर, और ऐसे किसी भी आर्बिट्रेरी वजह से नहीं दिए जाते ये सारे टाइटल्स। प्रोहिबिट्स अ सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन नेशन, ठीक है। जो भी इंडियन सिटीजन है वो किसी फॉरेन नेशन से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इट ऑल्सो प्रोहिबिट एनी फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, OOP का मतलब है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन इंडिया। अगर कोई फॉरेन है, वो उनका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है इंडिया में, वो भी किसी फॉरेन स्टेट से, ठीक है, टाइटल्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, विदाउट द प्रेसिडेंट कंसेंट, ठीक है। किसी भी तरीके का गिफ्ट या एम्यूलमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते प्रेजेंट किसी भी फॉरेन स्टेट से, ठीक है। तो ये आर्टिकल 18 है, क्योंकि इनमें कुछ कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है तो इनसे मोस्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। नाउ कमिंग टू आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। आर्टिकल 19 में 6 सब क्लॉज हैं। सो आर्टिकल 19A क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, कि हम अपने व्यूज़ एंड अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस एंड फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, ठीक है। हमें बोलने का राइट है, हमें हमारे ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोर्ट का अपमान करें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें या दंगे भड़का दें, ठीक है, कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी किसी भी ऐसी चीज़ जिससे वायलेंस क्रिएट हो सकता है, तो ऐसी चीज़ नहीं बोल सकते जिससे इंडिया की सिक्योरिटी पे असर पड़ता है, पब्लिक ऑर्डर जिससे डिस्टर्ब हो सकता है, या हमारे किसी नेशन के साथ में फ्रेंडली रिलेशन है और उनके बारे में हम कुछ भी बकवास करने लग रहे हैं, तो ये सब की परमिशन नहीं है, ठीक है। सो ये एब्सोल्यूट नहीं है ये फ्रीडम, इनकी कुछ एक्सेप्शंस है, क्वालिफाइड है ये सारी फ्रीडम, ठीक है। सो आपको इनकी जो एक्सेप्शंस है वो भी याद रखनी है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है, हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, ठीक
ठीक है, एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं, पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम वायलेंस क्रिएट करें इकट्ठा होके या वेपन्स लेके इकट्ठे हो जाएं, वो राइट नहीं है, ठीक है। सो दिस राइट डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक, एंड इसके एक्सेप्शंस क्या है, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब हम एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं, किसी एसोसिएशन का पार्ट भी बन सकते हैं, इसकी भी एक्सेप्शंस क्या है, सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। फ्रीडम ऑफ, सो जो नेक्स्ट फ्रीडम है वो बात करती है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, ठीक है। इसकी क्या एक्सेप्शंस है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पब्लिक हेल्थ एंड मोरल्स, ठीक है। सो जो एड्स के पेशेंट है, जो प्रोस्टिट्यूशंस है, ठीक है, और तो उनके मूवमेंट पे रोक लगाई जा सकती है। एंड जो शेड्यूल्ड ट्राइब के एरियाज है, ठीक है, वहाँ पे ऑफ कोर्स हो सकता है आपको जाने नहीं दिया जाए उन शेड्यूल्ड ट्राइब को उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस की हम कहीं पे रह भी सकते हैं, ठीक है। इसकी एक्सेप्शंस क्या है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट फ्रीडम है इस आर्टिकल की वो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, तो इसके एक्सेप्शंस क्या है, प्रोफेशन दैट आर इमोरल और डेंजरस, उनको स्टेट रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। सो ये सारी फ्रीडम्स थी इसमें, ठीक है। इसको लर्न करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या चाहिए होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, अगर हमें अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ गई तो अब हमारे पास राइट होना चाहिए, राइट टू असेंबल, ताकि क्योंकि हम अपने ओपिनियंस किसको बताएंगे, कुछ लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो सबसे फिर हमें चाहिए राइट टू असेंबल। जब हम असेंबल होंगे तो हम लोगों के साथ में एसोसिएशन भी फॉर्म कर सकते हैं। अब एसोसिएशन हमने जो फॉर्म कर लिया तो अभी हमें और लोगों को अपने ग्रुप में ऐड ऑन करना है, तो हम मूवमेंट करना चाहेंगे। एंड जब मूवमेंट हो गया तो हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे हमें रेसिडेंस का राइट भी चाहिए होगा कि हम कहीं भी रह सके, और फिर वहाँ पे ऑफकोर्स रह रहे हैं तो वहाँ रहने के लिए हमें पैसा चाहिए होगा, तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, तो ऐसे फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर इन द कंट्री एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। सो ये जो 6 फ्रीडम्स थी जो कि आर्टिकल 19 के अंडर आती है, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो चुकी है। जो बाकी के आर्टिकल्स रह गए हैं जैसे कि आर्टिकल 20, 21, 23, वो सब हम अगली वीडियो में करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, थैंक यू।